RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पेश करते हुए हमने आपके सामने लगभग 25 क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनमें अब हम आगे के आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 26वां न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन हैं, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताइए। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट पूछे गए हैं कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हो 29 और न्यूट्रॉन की संख्या हो उसमें 25, तो बताइए इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 29 यानी 29 ही हो जाएगी। अब इसके बाद का है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो दो प्रकार से लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखा जाएगा वो बोहर-बरी के अनुसार और अफबाउ नियम दोनों के अनुसार। तो 29 का होता है 2, 8, 18 और 1, जिसको अफबाउ के अनुसार लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक आ जाता है क्योंकि 29 वाला जो तत्व होता है कॉपर वो अपवाद होता है। यहाँ 3d9 की जगह इसकी जगह 10 आ जाता है और 4s2 की जगह 4s1 आ जाता है अपवाद होने के कारण। तो यहाँ पर जो ये आपको न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है 25, ये केवल इसका परमाणु भार ए निकालने के लिए दी गई है। वैसे इस क्वेश्चन में ए पूछा भी नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता दूं ए इक्वल टू होता है Z प्लस एन, और Z की जगह हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या भी। और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी 29 है और N है उसमें 25, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 54 के इक्वल। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है H2 पॉजिटिव, H2 और O2 पॉजिटिव स्पीशीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से H2 पॉजिटिव, H2 और O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 27। हाइड्रोजन पॉजिटिव, H2 और O2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम अगर हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो H2 के यानी यहाँ पर 2 परमाणु हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से H2 पॉजिटिव में अगर देखेंगे तो देखिए H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आते ही इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो जाएगी 1, और बाकी बचा आपका O2 पॉजिटिव। तो पहले O2 में देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब O2 में 8 दूनी 16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपकी कुल संख्या 16। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका O2 पॉजिटिव, तो O2 पॉजिटिव एक पॉजिटिव आया हुआ है, तो एक पॉजिटिव होने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। पॉजिटिव का अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए O2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर O2 नेगेटिव में एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव आए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, यानी इसमें तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ O2 पर एक नेगेटिव है, तो O2 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक यहाँ पर ले लिया तो 16 कितने 17 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस 27वें क्वेश्चन में हमने न आपको केवल ये 3 बल्कि ये अगले 2 पॉइंट भी आपको बता दिए कि किस प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 3 है, यानी उसकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो 3 है। उसके लिए L और 2mL यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभव मान क्या होंगे। देखिए 28वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि n बराबर 3 हो तो l और m के मान बताइए क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि n बराबर हम 3 लिख दें, n का मान हमें कुछ भी ज्ञात हो, तो l के कुल मान, जो कुल मान होंगे वो n के बराबर होंगे, यानी l के 3 मान होंगे। अब वो मान क्या क्या हो सकते हैं, संभव मान हम इसको लिख सकते हैं। वे 0 से लेकर n-1 यानी 3-1 यानी 2 तक, तो 0, 1 और 2 ये 3 मान होंगे। लेकिन 0, 1 और 2 कितने हो गए, 3 मान, और l के कुल मान कितने होते हैं, n के बराबर होंगे। इसी प्रकार से अब हमें m के मानों की गणना करनी है। m के भी कुल संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, अब वो देखना है। तो m के कुल मान अगर हम n के अनुसार देखें तो वो n स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं। यहाँ n का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी उसके कुल मानों की संख्या 9 होगी। अब वो 9 क्या क्या होगी, देखिए 0 के लिए अगर l के अनुसार देखें तो l के अनुसार m के कुल मानों की संख्या होती है 2l + 1, ये m के मान होंगे, कुल मानों की संख्या। 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो m का मान केवल 1 होगा, वो हो जाएगा 0। 1 रखेंगे तो -1, 0 और +1, और 2 रखेंगे तो -2, -1, 0, +1 और +2, ये m के कुल मान हो जाएंगे। ये तो है 9 मान, और लेकिन वे संभव मान क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पर ये बता दिया गया। तो 28वें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें केवल इतना पूछा गया था कि n बराबर 3 के लिए l के और m के कुल मान कितने हो सकते हैं और वे संभव मान क्या क्या होंगे, वो आपको इस प्रकार से बता दिया गया। 28वें के सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के लिए ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या और l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 3D के लिए m और l के मान बताने हैं। 3D के लिए m और l के मान। अब देखना 3D, D जो होता है आपका वो 5 टाइप का होता है। ये हो गया आपका 5 प्रकार का डी कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले आप L का मान निकाल लीजिए। L का जो मान होगा वो D के लिए होता है 2, क्योंकि आपको पता है S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है L का मान। अब यहाँ मान -2, -1, 0, +1 और +2, ये कहीं के मान हो गए आपके, ये m के मान हो जाएंगे, क्योंकि l तो प्रदर्शित करता है आपका उपकोषों को और m प्रदर्शित करता है आपका उन कक्षकों को जो कि अक्षों के सापेक्ष उपस्थित हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के थर्ड पार्ट में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षक संभव हैं, 1p, 2s, 2p और 3f। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि ये कक्षक संभव हैं तो क्यों और नहीं हैं तो क्यों। थर्ड पार्ट में आपका जो पूछा गया है उसने कहा है कि कौन कौन से कक्षक संभव हैं। 1p संभव है क्या, 2s, 2p और 3f ये संभव हैं क्या। इसके लिए देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी प्रस्तुत किया है जिसमें हम देखते ही बता सकते हैं। पहली कक्षा में केवल s उपकोष, दूसरी में s और p, तीसरी में s p d और चौथी और अन्य सभी में s p d और f, ये चारों कक्षक होते हैं। अब 1p पहले में नहीं होता, 2p दूसरे में होता है, ये संभव है, 2s में आपका ये भी संभव है और 3f तीसरे में d तक होता है, तो ये संभव नहीं है और ये संभव नहीं है। एक तो तरीका हो गया आपका ये डायरेक्ट इसको देखने का। इसके पश्चात आप n और l के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर n बराबर 1 दिया गया है इसके लिए, तो l का संभव मान क्या होगा, l का संभव मान होगा केवल 0, परंतु यहाँ p दिया है, p के लिए l का मान कितना होता है 1, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे। एक बार संभव वाले को देख लो, n = 2 है तो l के मान क्या हो सकते हैं 0 और 1, ये 2 मान हो सकते हैं। और p के लिए आपका l का मान कितना होता है, l का मान आपका हो जाएगा 1, तो ये संभव है। इसी प्रकार से 3f को देखिए, n = 3 है तो l के मान 0, 1 और 2 और 3। इस प्रकार से
0 1 2 ये होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो f के लिए यहाँ पर हमारा l का मान कितना हुआ है 3, जो कि ये बताया था आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर n बराबर 3 और l बराबर 3 है, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एसपीडी संकेतन द्वारा निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। जैसे कि आपका सबसे पहले कह दिया हुआ है कि यदि n बराबर 1 और l बराबर 0 तो ये कौन सा कक्षक होगा। इसी प्रकार से आपके ये आगे है ग और घ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कुछ संकेत दिए हुए हैं और उनसे कक्षक आपको बनाना है। जैसे क खंड में दिया हुआ है n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, तो आपको 1 n के अनुसार तो 1 लिखा। अब l बराबर जो 0 है वो s के लिए होता है, तो 1s हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि l बराबर 0 s के लिए होता है, p के लिए होता है 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो अब डायरेक्ट आपको कक्षा तो सामने से लिखनी है, आगे जो लिखा होता है वो कक्षा, और इसके आधार पर आप उपकोष लिख सकते हैं। जैसे कि आपका ख खंड में दिया हुआ है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, तो n तो आपका हो गया 3, L1 किसके लिए होता है p के लिए, तो ये कक्षक हो जाएगा 3p। इसी प्रकार से ग में आपको दिया गया है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 किसके लिए, d के लिए, तो ये हो जाएगा 4d। और लास्ट में जो आपका घ खंड दिया हुआ है उसमें n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, l इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4f। तो इस प्रकार से इन कक्षकों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं हैं। इनमें आपके ये 6 खंड दिए हुए क ख ग घ और च। इनमें सबसे पहले क खंड में दिया है कि n बराबर 0, l बराबर 0, ml बराबर 0 और ms बराबर +1/2। यानी इसमें आपको मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों के मान दिए गए हैं, जिसके अनुसार हमें बताना है कि ये पहला समूह क वाला पूरा एक क्वेश्चन है, क्या ये समूह संभव है। और इसी प्रकार से आपको आगे के समूहों को भी चेक करना है कि ये संभव हैं तो क्यों और संभव नहीं है तो क्यों। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको देखना है कि ये किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। इसमें आपको एक खंड दिया हुआ है क, जिसमें कहा गया है n इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू वो भी 0 और s का मान दिया है +1/2। क्या ये समुच्चय, ये समूह क्वांटम संख्याओं का संभव है, तो इसका उत्तर है संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पर n बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान कम से कम 1 होगा। जब n बराबर 0 है तो इसका मतलब कोई कक्षा ही नहीं है, और कक्षा नहीं है तो उसमें उपकोष कक्षकों की आवश्यकता ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता। तो क खंड में तो आपका ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम ख खंड में देखें तो ख खंड में आपको क्या क्या दिया है, n इक्वल टू दिया है 2, l इक्वल टू दिया गया है 0, m का मान दिया गया है 0 और s का मान दिया हुआ है -1/2। तो क्या ये संभव है, इसको देख लेते हैं। तो ये पहला n बराबर 2 संभव है, क्योंकि n का मान 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये पहला पार्ट संभव। अब उसके बाद l को देखते हैं। यदि n का मान हमारा कुछ भी हो तो l के मान 0 सहित n-1 तक होते हैं। यानी जब n बराबर 2 है तो इसके मान 0 1 ये 2 मान होंगे, और यहाँ पर 0 है तो ये भी संभव है। अब m का मान देखेंगे, m का मान इस पर डिपेंड करता है, ये तो हुआ 0 और 1 के ऊपर हो जाता है -1 0 और +1। यहाँ m का मान 0 है, 0 यहाँ पर हमारा दिया गया है, तो 0 भी संभव। अब ये माइनस s का मान जो है -1/2 +1/2 वो सदैव संभव हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये दूसरा पार्ट है वो संभव है। अब तीसरे खंड में अगर देखें तो ग खंड में आपको कुछ संकेत दिए गए हैं। सबसे पहले n इक्वल टू 1 दे दिया गया, l इक्वल टू वो भी 1, m इक्वल टू वो 0 और s इक्वल टू दिया है -1/2।
अब इसको देखते हैं क्या ये संभव है। n बराबर 1 संभव हो सकता है क्योंकि इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी होगा, लेकिन n बराबर 1 के लिए l का मान केवल 0 सहित n-1 तक यानी 0 तक ही होगा। तो l का जो संभव मान है वो केवल 0 होगा। यहाँ क्या दे दिया, l का मान 1, तो ये मान संभव नहीं है। अब हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। घ खंड में देख लेते हैं। घ खंड में आपको जो संकेत दिए गए हैं वो दिया गया है n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर +1/2। ये माइनस दिया हुआ है। चलिए इससे प्लस माइनस इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो स्पेशली पहले 3 देखने होते हैं। ये s तो हमें कभी देखना ही नहीं होता है, तो सदैव संभव हो जाएगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का, दोनों कुछ भी हो, इसे देखने की आवश्यकता नहीं। पहले 3 को देख लेते हैं। तो n बराबर 2 संभव हो सकता है। l का मान 1, जब n का मान 2 है तो l के मान क्या हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं, तो 1 दिया है, संभव है। m का मान 0, वो भी संभव हो गया क्योंकि इसके लिए 0 -1 0 और +1, और s का मान कुछ भी हो, ये भी संभव हो जाता है। अब अंत में आपका 2 क्वेश्चन और आते हैं, एक तो आता है अंग और एक आता है चय। इन दोनों को देख लीजिए। n का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3, l का मान भी यहाँ पर 3 दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है -3 और s का मान दिया है +1/2। इसके लिए जो दिया है, n का मान आपका 3 दिया हुआ है, l का मान 1, m का मान 0 और s का मान +1/2। देखिए n बराबर 3 के लिए l के मान 3 होंगे, 0 1 और 2। तो क्या इसमें 3 है, इस मान में नहीं है, तो ये संभव नहीं है। अगले को देखो ही नहीं तो संभव ही नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखें 3 के लिए 1, ये 3 के लिए 0 1 2 आ सकते हैं, 1 के लिए 0 आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, तो ये आपके होंगे संभव। तो इस प्रकार से हमने आपको 4-5 खंड करा के दिखा दिए कि कौन सी क्वांटम संख्या संभव हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। उसका कारण भी हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर कोई अन्य क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपके सामने आज इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रमानुसार प्रस्तुत करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।